हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के ऊपर। मैंने बीएससी फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था फर्मा के नियम पर, जिसमें हमने फर्मा का नियम व फर्मा के नियम की सहायता से परावर्तन की व्याख्या पढ़ी थी। अब हम फर्मा के नियम से अपवर्तन की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको फर्मा का नियम वापस रिपीट कर देता हूँ। फर्मा ने एक प्रकाश के पथ के लिए एक अपना नियम दिया था कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। फिर हमने फर्मा की नियम की सहायता से हमने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या। फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की घटना किस पर आधारित होती है, अपवर्तन किस कारण होता है, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के दो नियमों के बारे में। अपवर्तन के दो नियम है, सामान्यतः हमने ये भी छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी माना कोई बिंदु ए से कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में नहीं लौटेगी, वह परावर्तित नहीं होगी। अपवर्तित होने के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। यानी कि आपतित किरण दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात वह अपवर्तित किरण के रूप में निकलेगी। यानी कि प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। और इनकी खासियत यह है कि एक माध्यम में इनका वेग कुछ और होगा, दूसरे माध्यम में इनका वेग कुछ और होगा। यानी अलग अलग वेग होगा दोनों माध्यमों में। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण यही होता है कि जो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 2 के बारे में। आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी आपतन कोण के साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होगा। जैसे साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहाँ पर माध्यम फर्स्ट के अपवर्तनांक को हम μ1 मान लेते हैं और माध्यम 2 के अपवर्तनांक को हम μ2 मान लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण को हम आपतन कोण कहेंगे और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य कोण को हम अपवर्तन कोण आर कहेंगे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नियम, तो यहीं से प्रूफ हो जाएगा। इन नियमों को सिद्ध करना है अपने को फर्मा के नियम की सहायता से। तो फर्स्ट नियम तो चित्र से ही स्पष्ट है कि अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। अब हम बात करेंगे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि हमें फर्मा के नियम की सहायता से स्नेल का नियम प्रूफ करना है। तो इस पर अब हम बात करते हैं। द्वितीय नियम को सिद्ध करने के लिए हम बिंदु ए से अपवर्तक पृष्ठ पर एक लंब AC डालते हैं, जहां AC इज इक्वल टू स्मॉल m, तथा बिंदु B से अपवर्तक पृष्ठ पर एक लंब BD डालते हैं, जहां VD इज इक्वल टू स्मॉल n। अगर ये कोण I है तो ये कोण भी कितना होगा I भाई एकांतर कोण। अगर ये कोण R है तो ये कोण भी कितना होगा R। अब हम द्वितीय नियम को इसकी सहायता से प्रूफ करेंगे। तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाशीय पथ, हमने जो परावर्तन की व्याख्या पढ़ाई थी आपको पिछले वीडियो के अंदर, अगर वो वीडियो आप पहले देख लेंगे तो ये बहुत इजी आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ यानी प्रकाश जहां जहां से गुजरा है। प्रकाश ए से ओ तक आया यानी कि AO प्लस, फिर प्रकाश O से B तक गया यानी कि OB। अब प्रकाशीय पथ को तय करने में
लगा समय, लगा समय इज इक्वल टू, समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं। समय को मैं स्मॉल टी से डिनोट करता हूं और दूरी, दूरी अपने पास कितनी है, AO। ये AO दूरी जो है ये है अपनी फर्स्ट माध्यम में, तो इस फर्स्ट माध्यम में अपनी चाल है V1, तो इसको हम लिखेंगे V1 प्लस सेकंड जो माध्यम है अपना, उसके अंदर अब जो दूरी है वो है OB, और उसके अंदर जो प्रकाश किरण की जो चाल है या वेग है वो है V2। यहां से चूंकि we know that, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V। अपवर्तन की डेफिनेशन से म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, तो यहां से अपने को V की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से V इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। तो यहां से हम V1 तथा V2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो इसके लिए अगर हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ μ1 होगा, तो T इज इक्वल टू AO अपॉन V1 की वैल्यू कितनी होगी, C अपॉन μ1। जो μ1 अपॉन में होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा इंटू μ1 प्लस OB इंटू OB अपॉन, अब OB के लिए अगर यहाँ V2 होगा तो माध्यम भी चेंज होगा, यानी यहाँ μ2 होगा, तो यहाँ पर C इंटू μ2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब हम ट्राइंगल के माध्यम से बाय फिगर अब AO तथा OB की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। नाउ टेक ट्राइंगल CAO से, त्रिभुज CAO से अपने को फाइंड आउट करना है AO, तो इसको हम ऊपर रखेंगे और गिवन अपने पास है M इज इक्वल टू, अगर ये 90 डिग्री है तो ये होगा अपना कर्ण, अगर ये यहाँ पर कोण बना हुआ है तो ये होगा लंब, तो ये हुआ कर्ण अपॉन आधार जो होता है सेक थीटा। थीटा की वैल्यू अपने पास आई है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक आई। यहाँ से AO इज इक्वल टू M सेक आई। सिमिलरली ट्राइंगल OBD से हम बात करेंगे, अपने को फाइंड आउट करना है OB, तो जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है हम उसको ऊपर रखेंगे, और जो अपने को गिवन है, यहाँ गिवन क्या है, यहाँ अपने को गिवन है BD, तो हम यहाँ पर रखेंगे BD, जहाँ BD की वैल्यू कितनी है N इज इक्वल टू सेक कौन कितना है R, तो यहाँ से सेक R, तो OB इज इक्वल टू N सेक R। अब अपने AO तथा OB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, और इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दिस वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन फर्स्ट। AO तथा OB के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां से समीकरण 1 इंप्लाइज T इज इक्वल टू AO की वैल्यू अपने पास क्या है M सेक आई, तो पहले मैं μ1 को लिख लेता हूं, μ1 M सेक आई, और अपॉन में C प्लस μ2, पहले मैं μ2 को लिख लेता हूं,
और जो OB की वैल्यू वो है n sec r अपॉन c। मैं c को बाहर ले लेता हूँ तो t इज इक्वल टू 1/c बाहर, यहाँ आ जाएगा μ1 m sec i प्लस μ2 n sec r। फर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्मा के अनुसार यह समय न्यूनतम होना चाहिए और इस समय के न्यूनतम होने के लिए इसके प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर होना है। यानी कि इस समय को फर्मा ने न्यूनतम बताया, अर्थात मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात dt इज इक्वल टू शून्य, यानी कि इसके प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर बताया। तो इसका अवकलन कर देते हैं बाई डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से dt इज इक्वल टू 1/c, μ1 कांस्टेंट है तो इसको सेम को सेम, और m भी कांस्टेंट तो इसका भी हम सेम ही रखेंगे। और सेक थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पर i है तो ये हो जाएगा सेक i टेन i और i का di प्लस यहाँ पर μ2 सेम n भी सेम, μ2 और n कांस्टेंट है तो इनको सेम रखा। और जो सेक r का जो होगा वो होगा सेक r टेन r dr इज इक्वल टू शून्य। यानी फर्मा ने बताया कि यह जो समय होगा वो शून्य के बराबर होगा, यानी न्यूनतम होगा। तो यानी इसके प्रथम अवकलज को हम शून्य के बराबर रखेंगे। यदि दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन शून्य है तो उनमें से एक वैल्यू शून्य होगी, तो यह तो शून्य हो नहीं सकती क्योंकि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल है। तो शून्य के बराबर हम इसको लेंगे, शून्य के बराबर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को शून्य के बराबर रखेंगे। यानी कि μ1 m sec i tan i di प्लस μ2 n sec r tan r dr इज इक्वल टू शून्य। यहाँ से μ1 m sec i tan i di, मैं इस वैल्यू को राइट साइड में लेके जा रहा हूं तो यहाँ जो चिन्ह होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस μ2 n sec r tan r dr। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम आकृति से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय फिगर। अब हम वापिस आकृति के अंदर चलेंगे। आकृति के अंदर CO प्लस OD एक कांस्टेंट लेंथ है, यानी कि चूंकि CO प्लस OD इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी CO प्लस OD की। तो यहाँ से हम CO तथा OD को कैलकुलेट कर लेते हैं। हेयर कैलकुलेट CO एंड OD। तो जो ज्ञात करना वो हम ऊपर रखेंगे, तो CO हमने ऊपर रखा, जो गिवन है उसको हम नीचे रखेंगे। अपने पास गिवन है m अपॉन यह, अगर CO अगर ये कोण आई है तो CO हुआ लंब और ये हुआ आधार, लंब अपॉन आधार हो जाएगा टेन थीटा। थीटा की वैल्यू आई है तो यहाँ से CO की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, CO इज इक्वल टू m tan i। सिमिलरली वी कैन से दैट OD इज इक्वल टू n tan r। सिमिलरली हम कह सकते हैं OD की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n tan r। दीज वैल्यू पुटिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यू इनटू इक्वेशन 3, OD तथा CO के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। CO तथा OD की वैल्यू, तो CO की वैल्यू अपने पास है m
tan i प्लस और डी की वैल्यू है n tan r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाय डिफरेंशिएशन अवकलन से m कॉन्स्टेंट है तो इसको सेम रखा, और जो tan थीटा का अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है अपने पास, तो सेक स्क्वायर आई और आई का हो जाएगा डी आई प्लस एन सेक स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, यहाँ से एम सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू, यह जो राइट साइड में इस वैल्यू को लेंगे तो साइन नेगेटिव माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर मैं समीकरण नंबर 2 लिख लेता हूँ, μ1 m सेक आई tan i डी आई इज इक्वल टू माइनस μ2 n सेक r tan r डी आर। यह हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसमें भाग देना है इक्वेशन नंबर 4 का, तो यहाँ राइट साइड में राइट साइड का भाग देंगे। राइट साइड इसकी है m सेक स्क्वायर आई डी आई और इसकी जो लेफ्ट साइड आएगी वो होगी माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। यहाँ से हम वैल्यूओं को कैंसिल आउट करेंगे, m से m कैंसिल आउट, एक सेक आई से एक सेक आई और डी आई से डी आई। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट और जो n से n कैंसिल आउट और एक सेकार से एक सेकार कैंसिल आउट और डी आर से डी आर। तो अपने पास दिस इम्प्लाइज ऊपर बचेगा tan i और साथ में μ1 tan i बचेगा और जो नीचे बचेगा वो होगा सेकार, और यहाँ जो अपने पास बचेगा वो होगा μ2 tan r अपॉन यहाँ सेक i होगा सेकार। यहाँ पर μ1 tan i को हम क्या लिख सकते हैं, साइन i अपॉन कोस i, और सेक i को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस i, तो वो कोस i आएगा अपना ऊपर, तो कोस i इज इक्वल टू यहाँ होगा μ2 tan i को हम लिख सकते हैं साइन r, tan r को हम लिख सकते हैं साइन r अपॉन कोस r, और सेक r को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस r जो आएगा अपना ऊपर, तो ये आ जाएगा कोस r। यहाँ से कोस r कैंसिल आउट और कोस i से कोस i। यहाँ जो अपना बचेगा वो आएगा μ1 साइन i इज इक्वल टू μ2 साइन r। मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं साइन i के अपॉन में लेके आना चाहता हूँ साइन r, तो मैंने लिख दिया साइन i अपॉन साइन r। ये r मैंने इसके अपॉन में ले लिया और यहाँ बचा μ2, ये जो गुणा में μ1 है ये आ जाएगा इसके भाग में, और ये होता है अपना स्नेल नियम, जो शुरू में हमने अपवर्तन का द्वितीय नियम पढ़ा था। यानी कि साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, यानी जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। इससे हम कह सकते हैं कि फर्मा के नियम की सहायता से हम अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे हम एक और नए फिजिक्स के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।